हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज का हमारा वीडियो NTUC नेट के पेपर कोड 58 लॉ का है, जिसमें हम यूनिट 3 इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो, उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधारों को, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ेंगे। इसमें हम आधारों को देखेंगे, हम उन मतों को देखेंगे जिनके द्वारा या जो हम ये कह सकते हैं कि इनके माध्यम से या इनके आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है। और जो वर्तमान हम अंतर्राष्ट्रीय विधि को देखते हैं, ये इन्हीं मतों की देन है। तो हम इस वीडियो में दो मत को पढ़ेंगे। पहला मत जो है वो प्रकृतिवादी मत है और दूसरा मत जो है वो अस्तित्ववादी मत है। अब प्रकृतिवादी मत, जिस प्रकार प्रकृतिवादी जो शब्द है, सबसे पहले हम प्रकृतिवादी शब्द को देखते हैं। तो प्रकृति जो होती है, जो प्राकृतिक विधि या प्रकृतिवादी मत जो ये कहता है कि विधि जो है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, इसकी उत्पत्ति जो है वो धार्मिक है, देवताओं के द्वारा बनाई गई है। ऐसी विधि है जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, जो सभी व्यक्तियों पे, सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू होती है, उसे हम कहेंगे प्रकृतिवादी मत। और एक मत जो था वो अस्तित्ववादी मत था, या हम यूँ कह लें एक मॉडर्न मत था, जो ये कहता था कि प्रकृतिवादी मत कुछ नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि तो राज्यों के बीच जो आपसी संव्यवहार होते हैं, आप राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं उस पर आधारित होते हैं। इसमें हम हमारे तर्क को लगाने का कोई आधार नहीं होता है, हमें इसमें दैवीय शक्तियों को देखने का कोई आधार नहीं होता है। जो धरातल पर हमको दिख रहा है, जो वास्तविकता में हमें दिख रहा है, उसे ही तो हम अस्तित्ववादी मत कहेंगे। यदि एक राज्य का दूसरे देश के साथ जो संबंध है वो शत्रुतापूर्ण है, तो वो भी उस दोनों का व्यवहार है। यदि एक देश का दूसरे देश के साथ मैत्रीतापूर्ण व्यवहार है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो वो भी एक आधार है। तो जो वास्तव में दिख रहा है, जो अस्तित्व में है, उसे ही तो हम अंतर्राष्ट्रीय विधि कहेंगे, और यही अस्तित्ववादी मत कहा गया। अब इसके बाद हम कुछ अन्य आधार भी देखेंगे जो वास्तविक अस्तित्ववादी तत्व पर आधारित है, जिनकी उत्पत्ति अस्तित्ववाद तत्व से ही हुई है, मत से हुई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकृतिवादी मत। तो प्रकृतिवादी मत के जो समर्थक थे वो थे वातेल, पुंड्रिफ, थ्यूमिसिस, ग्रोसियस। प्रकृतिवादी मत के मानने वाले विधि शास्त्रियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रकृति का भाग है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि को इसलिए मानते हैं क्योंकि वे विधि का भाग है और प्राकृतिक विधि उनसे उच्च विधि है। इसके बाद ग्रोसियस आए। ग्रोसियस ने जो प्रकृतिवादी मत था उसमें कहा कि प्राकृतिक विधि मनुष्य का उचित तर्क है, डिक्टेट ऑफ रीज़न है। अब क्या होता है कि जो प्रकृतिवादी मत था वो पहले से चला आ रहा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर जो 16वीं और 17वीं सदी थी, जो सेंचुरी थी, 16 और 17 सेंचुरी थी, उसके दरमियान क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो फिलोसोफर्स थे उनमें कोई नए मॉडर्न तरीके आए। अब विधि शास्त्र का भी उस समय उत्पत्ति हो रही थी। धीरे धीरे जो जोग्राफिकल कंडीशन भी वो बदल रही थी, जो राज्य थे वो भी बदल रहे थे। एक तरफ हमने अंधयुग देखा था जहाँ पर चर्च का राज था, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो समाप्त हुआ, रोमन समाप्त हुए, उसके बाद ऑटोमन राज्य आया, ऑटोमन राज्य का विस्तार हुआ। तो जो राज्य में परिवर्तन था, समाज में परिवर्तन भी धीरे धीरे हो रहा था। तो इसी प्रकार से जो एक तरफ जो दिव्य विधि कहते थे उन लोगों में भी परिवर्तन आया, उसके जो मत थे उन लोगों में भी परिवर्तन आया, उनके सोच में परिवर्तन आया, और उन्होंने कहा कि दिव्य विधि तो है पर पूर्णतः दिव्य और धार्मिक विधि नहीं है, ये मनुष्य के तर्क पर भी आधारित होती है, और ऐसा ग्रोसियस ने कहा था। इसके बाद जो अगला मत है वो है अस्तित्ववादी मत। अब अस्तित्ववादी मत कहता है कि जो वास्तविकता में दिख रहा है, जो धरातल में हमको दिख रहा है, उसे ही हमने मानना चाहिए, इसमें हमें अन्य कोई हमारा आधार नहीं लगाना चाहिए। तो अस्तित्ववादी मत में जो प्रमुख समर्थक थे वो थे बिंकर, शोएक, एलिंसलेटी, हीगल। प्रकृतिवादी मत के विपरीत अस्तित्ववादी विधि मत के विधि शास्त्री अपने मत का आधार राज्यों के वास्तविक व्यवहार को मानते थे। अब राज्यों का जो भी आपसी व्यवहार होगा, जो वास्तविक व्यवहार है, उसे ही तो हम अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार मानेंगे।
और वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति ही अस्तित्ववादी मत से हुई है। जो वर्तमान विधि हम देखने को मिलती है वो अस्तित्ववादी मत पर ही आधारित है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख स्रोत जो है वो संधियां और प्रथाएं हैं। अब जो संधियां हैं, जो एग्रीमेंट दो देशों के बीच हुए हैं, उन देशों को उन संधियों का पालन करना होगा और पालन करने की उन देशों के ऊपर बाध्यता भी है। और यही चीज़ एलिजेंटली ने कहा कि एलिजेंटली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के बंधनकारी शक्ति का आधार एक उच्च मौलिक सिद्धांत है जिसे पैक्टा सर्वेंडा कहा जाता है। अब ये पैक्टा सर्वेंडा क्या होता है? देखो, दो देशों के बीच एक संधि हुई, जैसे मान लो एक ए देश है और एक बी देश है, उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में जितने भी नियम हैं, जितने भी कर्तव्य बताए गए हैं, उनका पालन, मतलब उन नियमों का पालन उस संधि के अनुसार बताए गए प्रारूप में ही होना चाहिए या संधि को पूर्ण सद्भाव से पालन किया जाना चाहिए। इसे ही हम पैक्टा सर्वेंडा कहते हैं। और यदि दो देश उसका पालन कर रहे हैं तो ये उन दोनों देशों के बीच में आपसी समव्यवहार है, वास्तविक समव्यवहार है, और इसी वास्तविक समव्यवहार को अस्तित्ववादी मत ने अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार माना। फिर आगे कहते हैं कि जो हीगल थे, हीगल ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में सबसे पहले राज्यों की इच्छा की अवधारणा प्रस्तुत करी थी। उन्होंने कहा कि एक राज्य है, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध है, यह अस्तित्ववादी मत ने कहा। पर एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध तभी होगा जब उस राज्य की इच्छा होगी। यदि उस राज्य की इच्छा नहीं है, सारा जो खेल है वो उसकी इच्छा पर आधारित होगा। यदि इच्छा है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पालन करेगा, यदि उसका इच्छा नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन है वो उसका पालन नहीं करेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं करता या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार वो नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। तो जो इच्छा की जो अवधारणा थी वो हीगल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब ये जो थे वो दो मोटे मोटे मत थे। एक मत था प्रकृतिवादी मत, दूसरा मत था अस्तित्ववादी मत। अब इसके बाद भी कई अन्य 5 मत आए हैं। ऐसे तो अन्य मत भी आए हैं, पर हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से 5 मत इम्पॉर्टेंट हैं। इन 5 मत में जो था, इसमें भी अस्तित्ववादी मत ही आधारित था। जो अस्तित्ववादी मत से ही ये निकले हैं। अब इनमें जो सबसे पहला जो था वो था सहमति का सिद्धांत। अब देखो, सहमति का सिद्धांत ये कहता है कि एक राज्य है, उस राज्य ने अपनी सहमति दे दी कि हाँ वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेगा। अब वो भी अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसका वो पार्ट बन जाएगा। जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूएन है। अब यूएन की जो जनरल असेंबली होती है, जिसे हम उनका कहते हैं, उसमें सारे देश राज्य इकट्ठे होते हैं और हर 1 साल 2 साल में वो बैठक करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी एक स्थान पे मिलती है, जैसे सितंबर में अभी G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा, तो जहाँ पे जो विश्व के जो 20 देश हैं, पावरफुल देश है, वो उसमें शामिल होंगे और वो अपनी बात को रखेंगे। तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करने के लिए राज्यों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, तभी वो अंतर्राष्ट्रीय विधि मानी गई है। तो इस मत को मानने वालों का कथन है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने उसके नियमों को मानने की सहमति प्रदान कर रखी है। भाई, सहमति प्रदान करी है तभी तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के वो भाग है। यदि उनके द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई होती तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के भाग नहीं होते। फिर अस्तित्ववादी इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। इस मत को मानने वालों में एलिजेंटली, ट्रिपेल, ओपेनहाइगम आदि है। फिर ओपेनहाइगम कहते हैं राज्यों के सामान्य सहमति द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है। राज्यों ने अपनी अपनी सहमति प्रदान करी है तभी तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ। यदि राज्य 1948 में शामिल इकट्ठे नहीं होते तो यूएन नहीं बनता, लीग ऑफ नेशंस नहीं बनती, हैग कन्वेंशन नहीं होता, जेनेवा कन्वेंशन नहीं होता। और ये सारे जो कन्वेंशन हुए हैं, यदि अपनी सहमति प्रदान नहीं करते तो सिर्फ कागज़ पे लिखे हुए सिर्फ सिद्धांत मात्र ही रह जाते हैं, उनका वास्तविकता से कोई आधार संबंध नहीं होता। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में कहा जाए तो राज्यों ने अपनी अपनी सहमति प्रदान करी है तभी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ है।
अब इसके बाद जो अगला सिद्धांत, अगला मत है, वो है आत्मनियमन का सिद्धांत। देखो आत्मनियमन का सिद्धांत ये कहता है, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, एक देश है, उस देश ने स्वयं ही अपनी शक्तियों को कम कर लिया। जैसे मान लो एक देश है, जैसे हम यूएसए लेते हैं, एक यूएसए है, एक पावरफुल देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था भी है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, शक्ति है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना में देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी है, जिसके पास बहुत सारा आर्सेनल है। अब एक देश है, अब यूएसए पूरी दुनिया में दादागिरी तो चला नहीं सकता, यूएसए को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रहना है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना है। अब इस देश ने अन्य देशों के साथ व्यवहार बनाए रखने के लिए, नियमों का पालन करने के लिए अपनी शक्तियों को कम कर लिया। उसने बोला कि देखो भैया, मैं अपनी शक्तियाँ कम करके किसी को डराऊंगा नहीं, किसी को धमकाऊंगा नहीं, बेवजह अपनी शक्ति प्रदर्शन नहीं करूंगा, जैसे चाइना करता है, दिन ताइवान को डरा रहा है, इसको डरा रहा है, उसको डरा रहा है। नहीं, अपनी शक्तियों को कम करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक अच्छा सदस्य बन के रह रहा है। तो इसे ही हम कहेंगे आत्मनियमन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर इसलिए बंधनकारी होती है क्योंकि राज्यों ने अपनी शक्तियों को स्वयं कम करके अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानना स्वीकार कर लिया है। इस मत का प्रमुख समर्थक जेलेनिक है। अगला जो सिद्धांत है वो है पैक्टा सन्ड वेंडा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय इटली के विधि शास्त्री एलिज़लेटी को है। इसका अर्थ है कि राज्य जो संधियां करते हैं उनका आदर करेंगे तथा उन्हें सद्भाव से पूरा करेंगे या करने का प्रयत्न करेंगे। अगला जो सिद्धांत है वो है मौलिक अधिकार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो ये जो मौलिक सिद्धांत है, ये मौलिक सिद्धांत प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित है। यदि देखा जाए तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, उसी प्रकार हमारी अंतर्राष्ट्रीय विधि भी ऐसा कहती है कि राज्यों को भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिस प्रकार जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, एक देश है, वो एक दूसरे देश पर आक्रमण करता है, तो उस देश को अधिकार है कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, पर हमारा प्रिंसिपल क्या है? हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि हम किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर वेपन से पहला अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियर वेपन तो हमने हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए रख रखे हैं। कल को हम पे कोई हमला करता है न्यूक्लियर वेपन से, तो हम उसके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन से हमला करके उसे समाप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल भी एक देश को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। जिस प्रकार से हमारे आईपीसी है 96 से लेके 106 तक सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार से इंटरनेशनल लॉ में भी एक राज्य को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और ये मौलिक अधिकार जो हैं, जिसमें कहा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार होता है, संप्रभुत्वता का अधिकार होता है और आत्मरक्षा का भी अधिकार उसे प्राप्त होता है। तो मौलिक अधिकार का सिद्धांत वास्तव में प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार राजनीतिक समुदाय या राज्यों के अस्तित्व से पहले मनुष्य अपनी प्रकृति दशा में रहता था और उस दशा में भी उसे कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे समानता का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जिस प्रकार मनुष्य को ये अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार राज्य को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे स्वामित्व की रक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संप्रभुत्वता का अधिकार। उसी प्रकार से राज्य को भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन अधिकारों के लिए अन्य राज्यों से अपेक्षा की गई है कि उनका सम्मान करेंगे। एक देश दूसरे देश की संप्रभुत्वता के अगेंस्ट कोई कार्य नहीं कर सकता। हमारा राज्य देश है, जिस क्षेत्र तक, जिस सीमा तक हमारा देश का विस्तार है, उसी सीमा तक ही हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला जो आधार है वो है नैतिकता का आधार, मॉरलिटी द बेसिस ऑफ लॉ। इस सिद्धांत का प्रतिपादक बरेली थे।
बरेली के अनुसार विधि का आधार नैतिकता है। इस सिद्धांत के अनुसार विधि का पालन करने का उत्तरदायी एक नैतिक कर्तव्य है और यही नैतिक उत्तरदायी विधि की बंधनकारी शक्तियों का आधार है। तो ये था हमारे अंतर्राष्ट्रीय विधि के बेसिस का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।